इस नए एपिसोड के शुरू में डॉक्टर हान चेनियांग के ग्रैंडपा के पास जाते हुए कहने लगता है कि मुझे देखने दो ध्यान से इसे। तभी चेनियन का डैड कहने लगता है कि डॉक्टर हान, मेरा जो डैड है वो उनका कंडीशन कैसा है अभी। ये सुनने के बाद डॉक्टर हान कहने लगता है कि अगर रिजल्ट को देखा जाए तो मिस्टर चेन के जो फादर है उसका जो शेप है वो बहुत ही अच्छा है। इतना कहने के बाद डॉक्टर हान बहुत ही गंभीर आवाज में कहने लगता है कि दरअसल उनकी जो तबीयत है इतनी अच्छी है कि ये सरप्राइजिंग बात है। तभी चियानयांग वहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि डॉक्टर, इसका मतलब है कि जो मेरा ग्रैंडपा है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। अभी डॉक्टर हान कहने लगता है कि मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ कि तुम लोग कोऑपरेट करोगे। तभी चियानयांग अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है कि ग्रैंडपा, आपको उन लोगों को चेक करने दीजिए। आपको चेक करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप ठीक है कि या नहीं पूरी तरह से। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बात ही मानता हूँ। उसके बाद डॉक्टर हान उन सभी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी डॉक्टर हान कहने लगता है कि जो हॉस्पिटल है इस टेस्ट के जो पैसा है वो कवर कर लेगा, तुम लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद चेन यांग का जो डैड है डॉक्टर हान को थैंक्स कहने लगता है। उसके बाद जो डॉक्टर हान है वो अपने जो टेबल है उसमें बैठकर कुछ रिपोर्ट को देखने लगता है। उसके बाद चेन यांग का डैड कहने लगता है कि डॉक्टर हान कैसा है मेरा डैड। ये सुनने के बाद डॉक्टर हान कहता है कि सीटी इमेज को देखने के बाद जो उनका ट्यूमर और जो मेटासाइज कैंसर सेल जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो चुका है। तभी जो ग्रैंडपा है वो अपने फ्लैक्स करते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं या 20 साल की जो उम्र है उसमें आ चुका हूँ। तभी चियानयांग जो है घबराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ग्रैंडपा आप शांत हो जाइए, मैंने कहा है ना ऐसी हरकत नहीं करने के लिए। तभी चियानयांग का डैड अपने डैड के पास आते हुए कहता है कि डैड, आप अभी ही ठीक हुए हो, आपकी जो बॉडी है वो कमज़ोर होगा, इसलिए आप ज़्यादा हिलना मत। तभी डॉक्टर हान कहने लगता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो रिपोर्ट है वो दिखा रहा है कि उनकी जो एज रिलेटेड जो इलनेस है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अभी एक्सीलेंट हेल्थ के अंदर है, वो ठीक है पूरी तरह से। अभी डॉक्टर हान चेन यांग को घूरते हुए कहने लगता है कि मैंने नर्स से पूछा था उस समय बिल्कुल तुम ही थे अकेले उनके साथ। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय। डॉक्टर हान की बातें सुनने के बाद जो चियान यांग है डॉक्टर हान को झूठ कहते हुए कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहता था जो ग्रैंडपा है मुझे शादी करते हुए मेरे बच्चे को देखे। ये सुनते ही जो ग्रैंडपा है अचानक खड़े हो गए। चियान यांग की बातें सुनने के बाद डॉक्टर हान कहता है कि तुम्हारी जो बातें है वो सेंस नहीं बना रहा है। तभी चियान यांग कहता है कि लेकिन ऐसा ही हुआ है। ऐसे भी केसेस है जो लोग हैं अपने विल पावर के मदद से जो सीरियस इलनेस है उसे ओवरकम कर पाए। कौन इसे श्योर कह सकता है। तभी चेन यांग का डैड कहने लगता है कि डॉक्टर हान, क्या मेरा जो डैड है वो डिस्चार्ज कर सकता है अभी। ये सुनने के बाद डॉक्टर हान कहता है कि हाँ कर सकता है, लेकिन डॉक्टर हान की बातें सुनने के बाद जो चेन यांग का जो डैड है वो घबराते हुए कहता है कि लेकिन क्या। तभी जो डॉक्टर हान है वो वहाँ पर सोचने लगता है। के बाद डॉक्टर हान गंभीर आवाज में कहने लगता है कि लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो एक्सट्रीमली रेयर है और इसलिए मैं उनके मामले में नज़र रखना चाहूँगा और उनके कंडीशन के बारे में जानने के लिए मैं रेगुलरली कॉल करूँगा। डॉक्टर हान की बातें सुनने के बाद जो चियानयांग का जो डैड है अपने फादर को वहाँ से लेकर जाते हुए कहने लगता है कि श्योर श्योर, हम लोग डेफिनेटली कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। तभी जो ग्रैंडपा है वो कहता है कि अगर आपके पास टाइम हो तो फिर तुम हमारे जो घर है वहाँ पर विजिट करने के लिए आ सकते हो। चेनियांग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर घबराया हुआ है। तभी या जो डॉक्टर हान है उन लोगों के साथ बाहर आते हुए कहता है कि तो फिर मैं उनके लिए एक हफ्ते के जो फॉलो अप या शेड्यूल जो है वो रखता हूँ। उसके बाद कोई एब्नॉर्मलिटी यदि नहीं मिले तो फिर तुम लोग रिलैक्स हो सकते हो। ये सुनने के बाद जो चेनियांग का डैड है वो मान जाता है। तभी जो ग्रैंडपा है वो कहता है कि तुम भूलना मत हमारे घर विजिट करने के बारे में। जो चेनियांग है अपने ग्रैंडपा को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा और जो चेनियांग है वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा कहने लगता है कि यांगजीत, क्या तुम सोचते हो डॉक्टर हान जो है वो हमारे जो ग्रैंड डॉटर इन लो है वो अच्छा होगा। ग्रैंडपा को ऐसी बात करते हुए देखकर जो चेनियांग है वो कहता है कि ग्रैंडपा आप कैसी बातें कर रहे हो। और डॉक्टर हान जो है वहाँ पर खड़ा होते हुए उन लोगों को जाते हुए देख रहा है।
और उसके बाद जो डॉक्टर हान है वो अपने मन के अंदर सोचता है जो ये चेन यंग है वो डेफिनेटली कुछ छुपा रहा है अपने सीक्रेट के बारे में। और उसके बाद डॉक्टर हान अपने ऑफिस रूम के अंदर वापस आ जाता है। और उसके बाद जो डॉक्टर हान है फिर से सोचने लगता है अपने मन के अंदर, जिनके ग्रैंडफादर से भी चेन यंग का जो ग्रैंडफादर है उनका कंडीशन बहुत ही खराब था, वो रिकवर कर पाए तो फिर वो भी कर पाएंगे। ये चूजिन कौन है वो आगे पता चलेगा। और उसके बाद डॉक्टर हना अपने फ़ोन को पकड़ने लगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है होजिया चू फैमिली के ऊपर। वहाँ पर दो लड़की और एक आदमी को दिखाया जाता है। और जो लड़की है फ़ोन में बातें करते हुए कहता है कि सी यू मैं एक कंपनी मीटिंग में जा रहा हूँ, इसके वजह से मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है फ़ोन में बातें करने के लिए। और पता चलता है उस लड़की के साथ डॉक्टर हन बातें कर रहा है और डॉक्टर हन उन लड़की से कहता है कि जिंग जिंग मेरे पास एक लेट स्टेज लीवर कैंसर पेशेंट था और बिना किसी वार्निंग के जो सडनली जो उनका जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो चुका है आज ही। डॉक्टर हान की बातें सुनने के बाद ये लड़की शॉक हो जाता है और कहता है कि कंप्लीट रिकवरी। तभी डॉक्टर हान कहता है कि ये सब कुछ सही है, उनका जो सभी टेस्ट वैल्यू है वो नॉर्मल है और उनका जो कैंसर सेल है वो सब कुछ गायब हो चुका है। और ये जो लड़की है अपने पीछे जो लोग हैं उनमें कहने लगता है कि इन्फॉर्म करने के लिए सभी को जो मीटिंग है पोस्टपोन करने के लिए। उसके बाद ये लड़की डॉक्टर हान से कहता है कि आखिरकार उसने कौन सा मेडिसिन जो है यूज़ किया है और उसका जो ट्रीटमेंट रिकवरी है वो क्या है। ये सुनने के बाद डॉक्टर हान कहता है कि मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ उनका जो रिकवरी ट्रीटमेंट प्लान जो है वो मेरा नहीं है। डॉक्टर हान की बातें सुनने के बाद ये लड़की कहता है कि तुम मुझे सेंड कर दो पेशेंट की फुल फाइल और इंटायर ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी। ये सुनने के बाद डॉक्टर हान कहता है कि मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा पूरे डेटा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे इसके अंदर से। ये सुनने के बाद ये लड़की उदास हो जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों। और उसके बाद डॉक्टर हान कहने लगता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ जो पेशेंट के जो ग्रैंडसन है उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दो, ये और भी ज़्यादा जल्दी होगा। ये सुनने के बाद जो लड़की है पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद डॉक्टर हान कहने लगता है कि उनके बारे में पहले ही एक क्रिटिकल कंडीशन नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके ग्रैंडसन के विजिट के बाद आज ही किसी तरह से वो पूरी तरह से फुली रिकवर हो चुका है और उसका नाम है चेन यंग, तुम उसके बारे में प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करना। डॉक्टर हान की बातें सुनने के बाद जो लड़की है वो कहता है कि चेन यंग ठीक है, मैं इसके बारे में याद रखूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन यंग के होम टाउन के ऊपर। वहाँ पर चेन यंग का जो डैड है वो कहता है कि चेन यंग तुम इतनी जल्द ही उठ गए हो, अभी तक खाना भी नहीं खाया और तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये सुनने के बाद चेन यंग अपने डैड से कहता है कि मैं खाना खाने के लिए कोई टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ अपने ओल्ड क्लासमेट के साथ मिलने के लिए। ये सुनने के बाद चेन यंग का डैड कहने लगता है कि और ध्यान रखना तुम वापस जल्दी से आ जाना, आज रात हम लोग डिनर बैंक्वेट करने वाले हैं, ग्रैंडपा के डिस्चार्ज के ऊपर सेलिब्रेट करेंगे। अपने डेट के बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद चेन यंग एक सुनसान गली से जाने लगता है और चेन यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है इस जगह पर कोई भी कैमरा नहीं है और जो लोग हैं बहुत ही कम ही यहाँ से जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा जगह है टेलीपोर्ट करने के लिए। और मैं ये होप करता हूँ लिलू और अंकल वो को मेरे एक बार में ओल्ड क्लासमेट होने के बारे में कोई भी बुरा नहीं मानेगा। और उसके बाद चेन यंग वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है और उसके बाद लिलू को दिखाया जाता है जो बहुत ही मज़े से खाना खा रहा है वहाँ पर। और लिलू वह खाते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी है। और तभी चेन यंग वहाँ पर दरवाजे को खोलकर आ जाता है और चेन यंग को देखकर लिलू वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम फाइनली आ चुके हो क्या, जो तुम्हारा अर्जेंट मैटर था वो ख़त्म हो गया है। लिलू की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि जो हीलिंग पोशन है बहुत ही अच्छा काम किया है और मैंने इसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ कोऑपरेशन करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि उस बायो आर्मर को पाना और उसके बाद जो बचे कुछ जो वेजिटेबल है उसे एक्सचेंज कर लेना इन्वेस्टमेंट पोर्शन के साथ। चेन यंग की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि क्या ये सब कुछ, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो यूज़ नहीं किया जा सकता बार बार। अगर हम लोग इतने सारे एक साथ लेकर आए तो फिर हम लोग कभी भी उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लोगों की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग सिर्फ हम दोनों ही इस सभी का यूज़ नहीं करेंगे।
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड किया है, एक इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर एक ब्रांच। ये सुनने के बाद लीलो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में? अभी लीलो कहने लगता है कि ये जो एरिया है आसपास बहुत ही डेंजर से भरा हुआ है, यहाँ पर म्यूटेंट और ज़ॉम्बीज भी है, साथ में यहाँ पर दूसरे भी ग्रुप है। तभी वहाँ पर आसमान से उतरते हुए एक बड़े से हाथ जो है वो दिखाया जाता है। तभी चियनिंग कहने लगता है कि फिर मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्रे रेड डिस्ट्रिक्ट डी को फाउंडेशन और बिल्डिंग करने के लिए, ऑपरेशन बेस के लिए। क्या यह इस जगह के जो लोग हैं वो ट्रस्टेड होगा? चियनिंग की बातें सुनने के बाद लीलू वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो लार्जेस्ट सेटलमेंट से जो ग्रे रेड डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर है वो बहुत ही कमज़ोर है और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है। तभी चेनियंग कहता है कि जो रॉ पावर है उसे हमेशा से इन्वेस्टमेंट पोर्शन से बढ़ाया जा सकता है और जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा मैटर करता है। और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि सारे बेस मेंबर को टायर 4 के अंदर इन्हेंस करने के बारे में। और तुम्हारे जैसे जो कैडर है उसे इन्हेंस करना चाहिए टायर 5 या फिर उसके ऊपर। चेनियंग की बातें सुनने के बाद लील वो वहाँ पर शौक हो जाता है। तभी चेनियंग कहता है कि क्या गलत है, क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और भी ज़्यादा पोर्शन को? चेनियंग की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि नहीं। और उसके बाद लीलो चेनियंग को समझाते हुए कहता है कि अगर सभी लोगों को टायर 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट डी है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तुम इन्वेस्टमेंट पोर्शन को इंजेक्ट करने के बाद क्या तुमने नोटिस किया तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है? लीलो की बातें सुनने के बाद चेनियंग कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि हाँ मुझे एक्चुअली में हो रहा है। एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि चेनियंग को नॉर्मल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पोर्शन लगाने के बाद और भी ज़्यादा भूख लगेगा। और उसके बाद चेनियंग कहता है कि मैं पहले से 3 से 4 गुना ज़्यादा खा रहा हूँ। और उसके बाद लीलो कहता है कि और ये उनमें से एक या साइड इफ़ेक्ट है इन्वेस्टमेंट पोर्शन का, और स्ट्रेंथिंग करता है तुम्हारे सेल और बूस्ट करता है तुम्हारे एबिलिटी को, लेकिन और यहाँ पर ड्रेस्टिकली इंक्रीज करता है तुम्हारे एनर्जी कंजप्शन को भी। लीलो की बातें सुनने के बाद चेनियंग कहता है कि तो फिर मैं देख पा रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट करा दिया है तो डिस्ट्रिक्ट डी के लोगों को और भी ज़्यादा, तो फिर जो डिमांड है फूड का वो शॉर्टेज हो जाएगा। तभी लीलो कहने लगता है कि और इन्वेस्टमेंट पर्सन की जो एपिटाइट है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे जब तक टायर बढ़ता रहेगा। और एग्जाम्पल के रूप में एक नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत पड़ता है 0.5 किलोग्राम हर एक दिन, तुम्हें ज़रूरत पड़ता है 1.0 किलोग्राम और मेरी ज़रूरत पड़ती है 2.0 किलोग्राम। इस वजह से एक टायर 4 इन्वेस्टमेंट को ज़रूरत पड़ता है खाने के लिए 8 किलोग्राम हर एक दिन। अगर सभी 200 लोगों को इन्वेस्टमेंट किया जाए तो टायर 4 के अंदर हर एक लिविंग क्रिएचर जो है ग्रे रेड टाउन के आसपास उसे खा दिया जाएगा पूरी तरह से। जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट किया गया है उन लोगों को खाना ना मिलने के वजह से वो लोग भी मारा जाएंगे। लीलो की बातें सुनने के बाद चेन यंग अपने मन के अंदर सोचता है तो इसके बारे में वो चिंतित हो रहा है। और ये सच है कि 200 लोग प्लस टायर 4 इन्वेस्टमेंट लोग जो है उन लोगों को एक टन फूड चाहिए हर दिन, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद जो चेन यंग है लीलो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने जिस प्रॉब्लम के बारे में मुझे अभी ही बताया है, एक बॉस होने के नाते मुझे इसके बारे में चिंता करना चाहिए। तुम्हारी सिर्फ ये जॉब है कि तुम्हें इस बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा काफ़ी, जो बाहर की जो थ्रेड है उसे ख़त्म करने के लिए। चेनियंग की बातें सुनने के बाद लीलो वापस शर्माते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद चेनियंग कहने लगता है कि और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस बेस के अंदर हर एक सिंगल पर्सन जो है उनको खाने की कोई कमी नहीं होगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ता उनका जो टायर कितना भी इनेस होगा। चेनियंग की बातें सुनने के बाद जो लील वो है वो पीछे से चेनियंग को करता है। उसके बाद जो लील वो है वहाँ पर पीछे से चेनियंग को हक कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही इनक्रेडिबल हो। इसके वजह से जो चेनियंग है उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है। तभी चेनियंग लीलो को ऊपर शांत करते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, पहले मुझे अंकल वे के पास लेकर चले जाओ। ये सुनने के बाद लीलो भी मान जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंकल वे के घर के ऊपर। और उसके बाद चेन यंग और लीलो जो है अंकल वे के पास आ जाता है एक बॉक्स को लेकर। वे जो है काम कर रहा था एक चीज़ के ऊपर।
और उसके बाद अंकल वे उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि बॉस और लीलू क्या तुम आ चुके हो यहाँ पर। और उसके बाद चेन यांग कहने लगता है कि आखिरकार रिसर्च जो है वो कैसा चल रहा है। ये सुनने के बाद अंकल वे कहने लगता है कि जो कंप्यूटर टेक है वो सच में बहुत ही ओल्ड फैशन है और यहाँ पर स्टडी करने के लिए कुछ डिटेल ज़रूरत होगा मुझे। ये सुनने की बात चेन यांग कहने लगता है कि गंभीर आवाज़ में तुम तो बहुत ही स्लो हो। और ये सुनने के बाद जो अंकल वे है वो शॉक हो जाता है। और उसके बाद अंकल वे चेन यांग के आसपास घूमते हुए और उसे मस्का लगाते हुए कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें स्मार्ट ब्रेन प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर चलाना चाहते हो तो फिर इसे कन्वर्ट करना ज़रूरत होगा, इसलिए मैं इसे कर सकता हूँ। और एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है अच्छी तरह से। अंकल वे की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि ठीक है, मैं ऑलरेडी एक को प्रिपेयर कर चुका हूँ तुम्हारे लिए, तुम इसे यूज़ कर लेना। जो लील वो है उसे टेबल के ऊपर रख देता है उस बॉक्स को। और चैनिंग की बातें सुनने के बाद अंकल वे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। और उसके बाद उस कंप्यूटर में लाइन देने लगता है। और उसके बाद अंकल वे उस कंप्यूटर को चलाते हुए कहता है कि तो ये ऐसा काम करता है और ये कितना फैसिनेटेड है। और उसके बाद अंकल वो वहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि बॉस यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये सब, और तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या ज़रूरत है, और जब तक हार्डवेयर सपोर्ट करता रहेगा तब तक मैं बिल्ड कर सकता हूँ। अंकल वे की बातें सुनने के बाद जो चेन यांग है अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो ऑनलाइन गेम जो मोबाइल फ़ोन पर चल सकता है 200 साल पहले की तरह। और मेरे इस फ़ोन के अंदर प्री लोडेड गेम है तुम्हारे लिए और रेफरेंस के तरह। और याद रखना ये इससे अच्छा होना चाहिए और इसका हायर प्लेयर एबिलिटी भी होना चाहिए। चेनिया की बातें सुनने के बाद जो अंकल वो है वो आकर देखने लगता है। और चेनिया की बातें सुनने के बाद और या गेम को देखने के बाद जो अंकल वो है वो कहने लगता है कि ठीक है, मुझे स्टडी करने दो पहले केयरफुली। उसके बाद अंकल वे उस फ़ोन को लेकर गेम खेलने लगता है। पहले फास्ट किल करता है, डबल किल करता है, ट्रिपल किल करता है, क्वार्टर किल करता है और पेनेट्रेट किल करता है। अंकल वे तो उस गेम को खेलकर प्रो हो चुका है पहले टाइम ही। अंकल वे को ऐसे धड़ाधड़ किल करते हुए देखकर जो चेन यंग है वहाँ पर शौक हो चुका है। तभी अंकल वे फ़ोन को वापस करते हुए कहता है कि तुम इसे एक गेम कहते हो, ये कितना खराब प्रोडक्ट है। ग्रेट कैटलिज्म आने से पहले बहुत ही अच्छा गेम था इससे। अगर तुम मुझे कैटलिज्म से पहले कुछ गेम से बोरो करने के लिए देते हो तो फिर मैं इसे बहुत ही जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। अंकल वे की बातें सुनने के बाद चेन यंग वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कैसे इसे कह सकते हो, तुम बोरो कर रहे हो, तुम सिर्फ ड्राइंग इंस्पेक्शन कर रहे हो, तुम इससे कर सकते हो। अगर तुम इसे ख़त्म कर दो फिर तुम्हारे वेतन के अलावा तुम्हें बोनस भी मिलेगा। और तुम्हें इसे ख़त्म करने के लिए कितना समय लगेगा। चेनिया की बातें सुनने के बाद जो अंकल वे है वो कहने लगता है कि मैक्सिमम 7 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें रेडी करके दूंगा। एक गेम को 7 दिन के अंदर बनाकर ख़त्म करने के बारे में सुनकर जो चेन यांग है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद चेन यांग अपने मन के अंदर सोचता है नॉर्मली ट्रिपल ए गेम यूजुअली एटलीस्ट डेवलप होने के लिए 7 साल लगता है, तक एक सिंपल रिस्किंग मोबाइल गेम बनने के लिए कुछ महीने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन इस वेस्टलैंड के अंदर एक सिंगल पर्सन एक गेम को 7 दिन के अंदर बना सकता है। अंकल वे को दिखाया जाता है जो उनका जो पूछ है वहाँ पर हिलने लगा है। और उसके बाद चेन यांग अंकल वे को देखते हुए सोचने लगता है और जो टेक्नोलॉजी का जो गैप है इस दोनों वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चेन यांग को कुछ ना करते हुए देखकर जो अंकल वे है वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार बॉस कुछ भी नहीं क्यों नहीं कर रहा है, कि क्या वो सोच रहा है कि मैं बहुत ही स्लो हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपना पूरा देना होगा यहाँ पर। इतना सोचने के बाद अंकल वो कहने लगता है चेन यांग से बॉस मैं इसे और भी ज़्यादा तेज़ी से कर सकता हूँ। सेटलमेंट के अंदर और भी कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को जानता है स्मार्ट ब्रेन के, मैं उन लोगों को अपने साथ काम के लिए लेकर आऊँगा और उसके बाद हम इसे 5 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। 5 दिन के अंदर के बारे में सुनकर जो चेन यांग है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और उसके बाद चेन यांग अपने मन के अंदर सोचता है कुछ हार्डकोर ग्राइंडर सच में तुम्हारे जैसे 90 169 सच में ये ब्लेसिंग है। इतना सोचने के बाद जो चेन यांग है अंकल वे की कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम जाकर उन लोगों को लेकर आओ। तभी अंकल वे कहने लगता है कि लेकिन बिना किसी कारण के लोगों को ऐड करना तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। अंकल वे की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा हूँ कि ये ग्रे रेड डिस्ट्रिक्ट के जो सभी लोग हैं उन लोगों को हायर करने के लिए।
चेन यांग की बातें सुनने के बाद अंकल वे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी लीलो कहने लगता है कि अंकल वे बॉस कह रहा है कि एक बेस को बिल्ड करने के बारे में जो हम लोगों से बिलोंग करेगा और इसीलिए हमारे सेटलमेंट के अंदर लॉयल और रिलायबल लोग जो है उसे रिक्रूट किया जा सकता है। लीलो की बातें सुनने के बाद अंकल वे वहाँ पर रोने लगता है। तभी अंकल वे अपने घुटने में आ जाता है। तभी अंकल वे चेन यांग के सामने झुकते हुए कहने लगता है कि बॉस सच में आप हमारे लाइफ सेवियर है। अंकल वे को ऐसे करते हुए देखकर जो चेन यांग है वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि अंकल वे को उठाकर अंकल वे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक जॉब है। अभी अंकल वे कहने लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ही जल्द आ रहा है, तुम्हारे बिना हम सभी लोग डेंजर में पड़ सकते हैं। अभी चेन यांग लीलो से कहता है कि टैक्स कलेक्शन, तुमने तो मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। चेन यांग की बातें सुनने के बाद लीलो अपनी चेहरा दूसरी ओर कर लेता है और उसके बाद लीलो कहने लगता है कि ये कोई बड़ा डील नहीं है। पहले तो मुझे सेटलमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे बातें करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। लीलो की बातें सुनने के बाद चेन यांग मान जाता है और उसके बाद चेन यांग अपने जो फ़ोन है वो अंकल वे को देते हुए कहता है कि मैं इस फ़ोन को आपको देकर जा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, अगर 5 दिन के बाद मैं आकर देखूंगा गेम जाते ख़त्म हो जाए। उसके बाद अंकल वे कहता है कि मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं ये ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद चेन यांग कहने लगता है वहाँ से जाते हुए, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनने के बाद अंकल वे और लीलो कहता है कि ठीक है अपना ध्यान रखना। और उसके बाद चेन यांग अंकल वे से घर के बाहर चला जाता है। तभी अंकल वे लीलो से कहता है कि आखिरकार हमारे जो बॉस है वो कौन है। उसके बाद अंकल वे कंप्यूटर को दिखाते हुए कहता है कि 100 साल के पहले की जो चीज़ें लेकर आया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड न्यू है, बिना खुले भी ये इतना प्रिजर्व नहीं होना चाहिए, है ना। अंकल वे की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन बॉस नहीं बताना चाहते तो फिर मैं इतना भी गहरा नहीं जाना चाहता। तभी अंकल वे कहता है कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें कोई भी हार्म नहीं करेगा। अंकल वे की बातें सुनने के बाद जो लीलो है उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके बाद अंकल वे के रूम जो है उसे दिखाते हुए कहने लगता है, लीलो तुम अपने आसपास देखो ज़रा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये खाली है और यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जो उसे यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में वो जो खाना लाया है उससे वो इंडियन फाइटर को रख सकता है आर्मी को फाइट करने के लिए। लीलो की बातें सुनने के बाद अंकल वो कहता है कि अगर अगर तुम इसे इस तरह से कह रहे हो तो फिर ठीक है हाँ। तभी लीलो कहने लगता है कि उसके अंदर ऐसा कामनेस है जो कभी भी इस वेस्टलैंड के अंदर दिखाई नहीं देगा और मैं और भी ज़्यादा चिंतित हूँ कि जो लोग हैं उनको हार्म करेगा। लीलो की बातें सुनने के बाद अंकल वे कहता है कि तो इस वजह से तुमने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है टैक्स के बारे में अच्छे से। अंकल वी की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि हाँ बॉस, सिर्फ हमारा एक ही चांस है जो हमारे फेथ को जो चेंज कर सकता है और इसी वजह से हमें हर एक रिस्क को रिमूव करना चाहिए जो पॉसिबल हो सके। लीलो की बातें सुनने के बाद अंकल वे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, मुझे भी अपने जो रफ्तार है और भी ज़्यादा तेज़ करना होगा, उन्हें जो टास्क दिया है उन्हें कंप्लीट करने के लिए। ये कहने के बाद अंकल वे कंप्यूटर में काम करने लगता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जो चेन यांग है वो मॉडर्न वर्ल्ड पर वापस आ चुका है टेलीपोर्ट कर और उसके बाद चेन यांग अपने सिम कार्ड को देखते हुए कहने लगता है कि टाइम आ चुका है मुझे और एक नया फ़ोन लेने का। और उसके बाद चेन यांग वहाँ पर गुस्सा होने लगता है। तभी चेन यांग के शरीर में कुछ होने लगता है, इसके वजह से चेन यांग गिरने लगता है और वो दीवार के सहारे में खड़ा हुआ है। और उसके बाद चेन यांग का जो हाथ है वो भी चमकने लगता है उसके साथ। और चेन यांग की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज हो रहा है ये जो आवाज़ है कहाँ से आया है। और उसके बाद चेन यांग वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है और कहने लगता है कि ये वही फीलिंग है जो लीलो ने मुझे कहा है, जो इनवेस्टमेंट पोर्शन फुल्ली ऑब्जर्व होने के बाद होगा। तो फिर ऐसा लगता है कि मैं टायर 2 के पोर्शन जो है वो इंजेक्ट कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जो लीलो है वो पोर्शन को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद अपने हाथ में इंजेक्ट कर देता है।